डियर स्टूडेंट, वेलकम एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे सोशल साइंस की। हमने सोशल साइंस के अंतर्गत फर्स्ट लेसन की शुरुआत की थी और काफ़ी कुछ पढ़ लिया था हमने फर्स्ट लेसन के अंतर्गत। आज इस वीडियो के माध्यम से फर्स्ट लेसन कंप्लीट करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए, इतिहास समय के साथ में बढ़ता जाता है। इतिहास को कोई बनाता नहीं है, बस इतिहास समय के साथ में घटनाओं को अपने साथ में जोड़ते हुए इतिहास बनता है। तो हमको ये समझना है कि आखिर इतिहास को किस प्रकार अलग अलग भागों में किन लोगों ने बांटा है, तो वो इस लेसन के माध्यम से समझना है। एक समय और इतिहास। समय गुजरता जाता है, इतिहास में परिवर्तन होते रहते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम ही क्या है? परिवर्तन। क्योंकि आपको पता है कि समय के साथ में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो जब भारत के अंदर अंग्रेज सत्ता थी, अंग्रेज़ों का पूरा यहाँ प्रशासन व्यवस्था थी, तो अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को समझने के लिए, भारतीय इतिहास को पढ़ने के लिए उन्होंने इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा। अंग्रेज़ों के अनुसार और विशेषकर यूरोपीय देशों के अनुसार जो भारतीय इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3। मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी, इन्होंने भारतीय इतिहास को एक तो हिंदू, 2 नंबर मुस्लिम, 3 नंबर ब्रिटिश। जो यूरोपीय देश थे उन्होंने भारतीय इतिहास को समझने के लिए धर्म के आधार पर, किसके आधार पर? धर्म के आधार पर भारतीय इतिहास को 2-3 भागों में बांटा। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम को जब पढ़ लेंगे तो एक तरह से पूरे भारतीय इतिहास को समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। क्योंकि भारत के अंदर मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम धर्म है यहाँ पर। और उस समय भारत के अंदर अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर शासन था, इसलिए ब्रिटिश को भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उनका एक बहुत लंबा दौर रहा है भारत के अंदर। इसलिए भारतीय इतिहासकार को, इतिहास है उनको पढ़ने के लिए हिंदुओं को पढ़ना, मुस्लिम को पढ़ना और ब्रिटिश को पढ़ना। ये दरअसल जो भाग हैं, ये कालखंड है समय के अकॉर्डिंग इतिहास का। तो ये यूरोपीय था। अंग्रेज़ इस प्रकार के कहते थे कि अंग्रेज़ों का इस मानना था कि हम भारतीय इतिहास को इस तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे उनका मानना था कि नहीं, हम इस प्रकार से भारतीय इतिहास को नहीं पढ़ेंगे। तो भारतीय इतिहासकार उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं है, ये इस विचारधारा से, इस कालखंडों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि अगर भारतीय इतिहास को पढ़ना है तो भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक के आधार पर भारतीय इतिहास को अलग अलग भागों में बांटना चाहिए। भारतीय इतिहासकार थे, उन्होंने भारतीय इतिहास को समझने के लिए, उनका मत था कि हम भारतीय इतिहास को अगर हम समझना है हमको, तो भारतीय इतिहास को या तो सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक विभाजन से उनको अलग अलग कालखंडों में बांटना पड़ेगा। विशेषकर सामाजिक, क्योंकि समाज में ही परिवर्तन दिखाई देता है। हम जब भारतीय इतिहास को प्राचीन समय से देखते हैं और आधुनिक समय में, तो बदलाव क्या दिखाई देता है? सांस्कृतिक तो है ही है, लेकिन साथ साथ के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन ज़्यादा दिखाई देता है। तो सामाजिक परिवर्तन की वजह से भी तो ही भारतीय इतिहास को समझा जा सकता है। उनका मानना था कि प्राचीन समय का जो सामाजिक परिवेश है, क्या आधुनिक परिवेश वही है? बिल्कुल नहीं है। प्राचीन समय का जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, आधुनिक क्या वही है? हाँ, आधुनिक है लेकिन कम है। लेकिन सामाजिक परिवेश तो बिल्कुल बदल गया है। पुराने समय जिस तरीके से कपड़े पहनते थे, उनका जो कपड़ों का सिस्टम था, रहन सहन था, खान पहन था, उनमें बदलाव है, बिल्कुल बदलाव है। ठीक है, तो वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन। तो भारतीय इतिहास का क्या मानना था कि हम अगर भारतीय इतिहास को कालखंडों में विभाजित करें तो किसके आधार पर करेंगे? सामाजिक के आधार पर, आर्थिक के आधार पर। आर्थिक का मतलब ये हो गया कि पुराने समय के जो लोग थे उनकी क्या कंडीशन थी, कितने वो समृद्ध थे, वो किस प्रकार धन अर्जित करते थे और फिर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। तो इस बात को भी समझना ज़रूरी है।
पुराने समय कितनी सुविधाएं थी, मानव किस प्रकार खेती करता था, उस खेती में कितना बदलाव हुआ, तो वो समय के साथ में बदलाव हुआ, तो समय के साथ में कालखंडों में भी अलग अलग विभाजन होगा। ठीक है। और सांस्कृतिक भी देख सकते हैं, सांस्कृतिक के अलावा हम राजनीतिक भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये है भारतीय इतिहास को अलग अलग कालखंडों में विभाजित करने का आधार, जो कि अंग्रेजों का क्या आधार था, हिंदू मतलब धर्म के आधार पर, इसमें हिंदू, मुस्लिम और पितृस। और भारतीय इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं थे, वो इस बात को मानते थे कि अगर भारतीय इतिहास को पढ़ना है तो हमको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तरीक़ों से भारतीय इतिहास को बांटना पड़ेगा। और जो पिछली क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा प्राचीन समय के इतिहास के अंतर्गत, लेकिन इस किताब के अंदर आप मध्यकाल को पढ़ेंगे और मध्यकाल के अंदर नए नए किस प्रकार राजवंश का उद्भव हुआ वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम प्राचीन समय से लगाकर वर्तमान समय की कंडीशन देखें तो नए नए बदलाव दिखाई देते हैं। अब प्राचीन समय किस प्रकार भारतीय इतिहास था, मानव किस प्रकार रह रहा था, तो हम समझते हैं कि प्राचीन समय में जो मानव है वो जंगल में रहता था, एक आदि मानव के रूप में, विशेषकर वो एक आखेट संग्राहक था, भोजन इकट्ठा करना उनका मूल उद्देश्य था, पेट भरना उनका मूल उद्देश्य था। लेकिन समय के साथ में समाज में रहना शुरू किया, खेती के तरीके बदलते गए, नए नए आविष्कार होते गए और फिर शासन व्यवस्था, एक जगह पर शासन करना, नए नियम कानून बनाना, धर्म में परिवर्तन, धर्मों का विशेषकर बोलबाला उस समय बढ़ गया था, तो समय के साथ में बदलता गया। ठीक है। लेकिन जो बदलाव है वो मध्यकाल में भी हुआ है और फिर आया आधुनिक काल। तो जो आधुनिक काल है वो एक तरह से कौन सा काल है, तो जो आधुनिक काल है अगर हम भारतीय इतिहास के अनुसार माने तो एक तो प्राचीन काल को समझेंगे अपन, किस काल को, प्राचीन काल को, एक मध्य काल को समझेंगे, कौन से काल को, मध्य काल को, और एक आधुनिक काल को समझेंगे। ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ना है तो, लेकिन आपकी जो 7th क्लास की बुक है उसके अंदर मध्यकाल विशेषकर है, तो मध्यकाल को पढ़ना है। फिर जब 8th क्लास में आएंगे तो आप आधुनिक काल को पढ़ेंगे और आप 6 में प्राचीन काल पढ़ते हैं। तो आधुनिक काल की बात करेंगे तो आधुनिक काल के अंदर क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, परिवर्तन। परिवर्तन हर काल में हुआ है। ठीक है। लेकिन आधुनिक काल में जो परिवर्तन हुआ है वो विशेष हुआ है। आधुनिक काल के अंदर बौद्धिक उन्नति होने लग गई, जो उन्नति हुई है वो बौद्धिक उन्नति हुई है। ठीक है। बौद्धिक के साथ में भौतिक उन्नति हुई है। भौतिक उन्नति का मतलब यह हो गया कि भौतिक जो संसाधन हैं जिनको मानव सबसे ज़्यादा यूज करता है सुख के लिए, जैसे कार वगैरह, एसी, नए नए आविष्कार, तो ये सब भौतिक उन्नति का हुई है, आधुनिक काल में हुई है। और बौद्धिक उन्नति का मतलब होता है कि जो विचारधारा है वो भी परिवर्तन हुई है। देखिए, इतिहास की एक बात यह है कि समय के साथ में इतिहास में परिवर्तन तो होता ही है, लेकिन परिवर्तन हर चीज़ का होता है। विचारों का परिवर्तन होता है। प्राचीन समय में कितने धर्म थे, किस प्रकार के लोगों का विचार थे, आज के लोगों का क्या विचार है, परिवर्तन तो है ही है। आने वाले समय में लोगों का क्या विचार होगा, जैसे मान लेते हैं कि भगवान के बारे में आज के लोगों का जो विचार है, क्या प्राचीन समय में वैसा विचार था, परिवर्तन था उसमें। आज भगवान के बारे में जो विचार है, आने वाले समय में उन भगवान के प्रति क्या विचार होंगे, ये भी तो एक प्रक्रिया से हम इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार के विचार होंगे। तो इतिहास के अंदर भाई आज जो अपन समय हो रहा है, आने वाले समय में ये इतिहास बन जाएगा, तो लोग आने वाले समय में पढ़ेंगे कि आज की विचारधारा क्या रही है, आज के समय का क्या टाइम है और आने वाले समय में क्या परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन को पढ़ना ही इतिहास हो गया। तो इतिहास से अपन क्या समझेंगे, इतिहास जब पढ़ेंगे तो अपन ये समझेंगे कि समय के साथ में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तन से समाज में क्या बदलाव हुए और उन बदलावों से देश के अंदर क्या क्या नए नए बदलाव हुए और क्या किस प्रकार की उन्नति हुई है। बिना परिवर्तन के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ता है। परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन वो परिवर्तन किस प्रकार के थे, क्या परिवर्तन सकारात्मक थे, क्या वो परिवर्तन नकारात्मक थे, तो इस बात को भी समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी के साथ में आपका ये लेसन भी पूरा हो गया है। हम अगले लेसन की भी बात करेंगे।
तो एक बार ये शब्द हैं, इन शब्दों को जरूर समझें। देखो आज पहला पार्ट पूरा हो गया है, दूसरे पार्ट की बात करेंगे। दूसरा पार्ट है, उसका नाम है नए राजा और उनके राज्य। पहले लेसन में हमने ये पढ़ा है कि इतिहास की कैसे शुरुआत होती है। इतिहास के अंतर्गत आपको मध्यकाल पढ़ना है, इतिहास के स्रोत किस प्रकार के हैं, किस प्रकार नए धर्म नए समाज बने, काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब जो दूसरा लेसन है जिसके अंतर्गत राज्य के बारे में बात की गई है कि किस प्रकार नए राजा बने और उनके नए राजा बनते ही उन्होंने नए नए राज्य स्थापित किए, क्योंकि मध्यकाल के अंतर्गत नए नए राजा बनना शुरू हो गया था। ठीक है, तो पाठ का नाम है नए राजा। मध्यकाल में नए राजा किस प्रकार बने, किस प्रकार उनकी अपनी सत्ता स्थापित हुई, किस प्रकार उन्होंने शासन व्यवस्था चालू रखी और लोगों पर शासन किया, प्रजा के हित में किया या नहीं किया। जब ये पाठ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा उनके राज्य किस प्रकार के थे। देखो राजा व्यक्ति कब बनता है, जब उसके पास काफ़ी शक्ति पैदा हो जाती है, वो समृद्ध हो जाता है, उसको लगता है कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे हटकर हूँ, सबसे ज़्यादा पैसे वाला हूँ, मेरी खुद की अपनी एक सेना है, सुरक्षा करने वाला व्यक्ति है। तो वो धीरे धीरे क्या करता है, दूसरों पर राज करना शुरू कर देता है और फिर वहाँ की जनता जिस जगह पर वो रह रहा है वो उसको राजा मानती हैं और उसके अंडर में वो सारे प्रजा निवास करते हैं और अपनी खुद की समृद्धि करने के लिए लगे रहते हैं। अब जो अपना टॉपिक है नए राजवंशों का उदय, मध्यकाल के अंतर्गत 8वीं और 7वीं शताब्दी की बात करेंगे। तो भारत में नए नए राजवंश किस प्रकार उदय हुए, नए नए वंश कैसे उदय हुए, किस प्रकार उजागर होते हैं, किस प्रकार वो राजा बने, वो इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो लिखा है कि 7वीं सदी में नए भूस्वामी और योद्धा सरकार, यहाँ सरदार लिख देता हूँ मैं, सरदार अस्तित्व में आए। शताब्दी है 7वीं और 7वीं के अंतर्गत क्या हुआ कि जो भूस्वामी हैं, भूस्वामी मतलब होता है कि जो ज़मीन के स्वामी हैं, तो वो भूस्वामी धीरे धीरे क्या हो गए, उजागर में आए। साथ में योद्धा भी बढ़ने लग गए और जो योद्धा सरदार थे उनका अस्तित्व सामने आया, क्योंकि जब वो पैसे वाले बनने लग गए, समृद्ध बनने लगे, वो एक तरह से युद्ध कर सकते हैं, उनके पास सैन्य शक्ति हो गई है, युद्ध कौशल है उनके पास में, तो लोगों को पता लगने लग गया कि इस प्रकार के ये व्यक्ति हैं जो बड़ा कुशल हैं युद्ध के अंदर, भूस्वामी, इसके बाद बहुत बड़ी ज़मीन है, समृद्ध है, पैसे वाला है, तो वो सब उजागर हुए। और दरअसल उस समय जो ऐसे लोग थे जो भूस्वामी या योद्धा सरदार थे, तो लोग उनको अपना सामंत मानते थे। वहाँ की प्रजा, वहाँ के लोग उनको अपना क्या मानती थी, सामंत मानती थी। प्राय लोग उनको क्या कहते थे, या तो मातहत बोलते थे, मातहत, या उनको सामंत मानते थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सामंत प्राय लोग किन व्यक्तियों को मानते हैं, जो 7वीं शताब्दी में क्या थे, भूस्वामी थे या योद्धा सरदार थे, तो उनको प्राय लोग क्या मानते थे, सामंत मानती थी या मातहत मानती थी। ठीक है, दरअसल उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे जो हैं सामंत, वो राजा के लिए क्या करें, उपहार लाएं। भाई जैसे किस जगह पर मान लो ये साम्राज्य है, यहाँ पर कोई राजा रह रहा है, उसका शासन है, ठीक है। अब यहाँ एक व्यक्ति था जो ज़मीन वाला है, भूस्वामी है, वो एक योद्धा है, तो लोग इनको सामंत मानती थी। और जो ये राजा है, वो राजा हमेशा इस व्यक्ति से, इस सामंत से क्या उम्मीद करता था कि वो राजा के लिए क्या लाए, उपहार लाए। जब भी राजा से मिलने के लिए आए, पैसे वाला तो है ही है, भूस्वामी है, सामंत है, धन दौलत है उसके पास में, ज़मीन बहुत बड़ी है, तो राजा उनसे उम्मीद करते कि सामंत जब भी मेरे पास में आए, मेरे दरबार में बैठे, तो मेरे लिए उपहार लाए, कुछ पैसे लाएं, कुछ सैन्य शक्ति हमको दे। तो उपहार की उम्मीद करते थे, दरबार में हाजिरी लगाएंगे। राजा का खुद की इच्छा थी कि जो सामंत हैं वो सामंत क्या करें, मेरे दरबार में आए, वहाँ हाजिरी दे कि आज मैं आ गया हूँ। तो ये राजा की क्या थी, इच्छा थी, ऐसे ही होता था। जो सामंत है, राजा जिस जगह पर रह रहा है वहाँ बहुत सारे सामंत हैं, बहुत सारे भूस्वामी हैं, तो राजा की इच्छा होती है कि जब भी कोई सामंत मुझे मिलने के लिए आए तो साथ में क्या लेकर आए, उपहार लेकर आए, कुछ भेंट लेकर आए,
और साथ के अंतर्गत वो अपने दरबार में आए, मेरे दरबार में, और हाजिरी लगाए कि मैं यहाँ आ गया हूँ। और राजा हमेशा उनसे उम्मीद रखता था कि वो सैन्य सहायता भी दे। जब कभी भी जरूरत पड़ती है राजा को सैन्य शक्ति की, सेनाओं की, तो वो सामंत से ऐसी उम्मीद रखते हैं कि सामंत हमको क्या दे, सैनिक सहायता दे। तो सामंत किससे कहते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। और राजा सामंतों से क्या उम्मीद रखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। क्या उम्मीद रखते हैं? कुछ उपहार लाए, सैन्य शक्ति दे, हाजिरी लगाए दरबार में, ये उम्मीद रखते थे। फिर देखो, फिर साम्राज्य और अधिक समृद्ध होकर गए। समय बीतता गया, साम्राज्य और अधिक समृद्ध यानी पैसे वाले होते गए, उनके पास में अपनी खुद की सेना बढ़ती गई। तो फिर जो व्यक्ति, जो सामंत धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, समृद्ध होता गया, सैन्य शक्ति बढ़ती गई, तो वो खुद महासामंत कहने लग गए। सामंत थे, समृद्ध हो गए, पैसे वाले ज़्यादा हो गए, तो उनको क्या कहने लग गए, महासामंत। वो अपने आप को महासामंत बोलते थे, अपने आप को उन्होंने महासामंत घोषित कर लिया, क्योंकि उनको लगता कि हम बाकी सामंतों से क्या है, ज़्यादा समृद्ध है। महामंडलेश्वर, वो जो सामंत थे जो ज़्यादा समृद्ध हुए, उन्होंने अपने आप को महामंडलेश्वर कहा। महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का स्वामी। महामंडलेश्वर का मतलब होता है पूरे मंडल का क्या है, स्वामी। वो अपने आप को घोषित करने लग गए। ऐसे बहुत सारे थे, इस प्रकार के बहुत सारे सामंत थे जो राजा के अंडर में रहते थे। राजा उनसे अपनी खुद की उम्मीदें रखता था। वो अपने आप को सामंत से महासामंत बनाने में लगे हुए थे। उनकी समृद्धि बढ़ती जा रही थी, वो महासामंत बन गए, वो महामंडलेश्वर बन गए। और धीरे धीरे क्या हो गया, वो खुद की अपनी राज्य व्यवस्था शुरू करने लग गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे। उदाहरण की बात करते हैं अपन, तो ताकि समझ में आ जाए आपको। दक्कन में, दक्कन मतलब दक्षिण भारत में, दक्कन मतलब होता है दक्षिण, और दक्षिण भी कौन सा, भारत के लिए। तो जो दक्षिणी भाग है वहाँ एक सामंत थे, एक वंश के सामंत थे, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट की बात करेंगे कि जो दक्षिण में राष्ट्रकूट थे, दरअसल ये सामंत थे, किस राजा के अधीनस्थ रहते थे, किस राजा के अंडर में रहते थे। तो कर्नाटक हैं दक्षिण भारत में, वहाँ कर्नाटक में जो राजा हैं चालुक्य वंश के राजा। तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि जो दक्षिण भारत है, उस दक्षिण भारत के अंदर जो कर्नाटक है, वहाँ पर किसका राज है, चालुक्य। ठीक है। और इन चालुक्यों के अधीनस्थ, उनके अंडर में कौन रह रहे हैं, ये राष्ट्रकूट रह रहे हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में जो कर्नाटक में चालुक्य राजा हैं, उन चालुक्य राजाओं के अंडर में ये राष्ट्रकूट रह रहे हैं, उनके अधीनस्थ रह रहे हैं। लेकिन फिर 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो 8वीं शताब्दी के मध्य लगभग बीच में जो राष्ट्रकूट थे, वो उसमें से जो प्रधान नाम आता है दंती दुर्ग, उन्होंने अपने आप को चालुक्य राजाओं से अलग कर दिया। मतलब जो राजा के अंडर में रह रहे हैं, जो सामंत राजा के नीचे अधीनस्थ रह रहे हैं, उन राजाओं ने, उन सामंतों ने राजाओं से अपने आप को अलग कर दिया, क्योंकि उनको लगता था कि हम क्या हो गए, राजाओं से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं, हमने अपनी जो सैन्य शक्ति उनको बढ़ा दी है। इसलिए वो सामंत क्या करने लगे, उन राजाओं से अलग होने लग गए और अपने आप को स्वामी मानना शुरू कर दिया था। तो जो राष्ट्रकूट थे उसमें जो नाम आता है प्रधान दंती दुर्ग, वहाँ के जो चालुक्य स्वामी थे, उनकी अधीनता से इनकार कर दिया। किसने इनकार कर दिया, राष्ट्रकूटों ने। कर्नाटक में जो चालुक्य वंश के राजा हैं, उनके अंडर में जो प्रधान दंती दुर्ग हैं, उसने क्या किया है, चालुक्य की बात मानना शुरू बंद कर दिया है। ठीक है। और फिर लड़ाई भी हुई। जब सामंत ने राजाओं की बात नहीं मानी तो आपस में लड़ाई हुई, और लड़ाई के अंतर्गत राजा हारे। सामंत और जब राजाओं के बीच में लड़ाई हुई तो सामंत जीते और राजा की हार हुई। और जब सामंत जीत कर राजाओं की हार हुई तो सामंतों ने राजाओं को मारा, उनको अपनी जगह से हटा दिया है और खुद को अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तो इस प्रकार से सामंत क्या बनने लगे, राजा बन गए। क्यों? क्योंकि सामंत धीरे धीरे अपनी जो सत्ता है, सैन्य शक्ति है, समृद्ध होते जा रहे थे। तो राजाओं को लगने लग गया कि ये अब मेरे इस अंडर में, जो मेरे दरबार में अपनी हाजिरी देते थे, वो धीरे धीरे देना बंद कर रहे थे। जो वो राजाओं के लिए उपहार लाते थे वो भी धीरे धीरे बंद कर दिया उन्होंने।
तो इस प्रकार से सामंत और राजाओं के बीच में मतभेद पैदा शुरू हो गया और समय के साथ में उनके बीच में कई युद्ध हुए। और युद्ध के अंतर्गत जब लगता है कि सामंत जीत रहा है तो राजा अपने आप को सामंत बना लेता है और सामंत को क्या कर लेता है, वो राजा घोषित कर लेता है। तो उसी प्रकार दक्षिण भारत में यही हुआ। दक्षिण भारत में क्या हुआ कि जो चालुक्य राजा थे उनके अंडर में कौन रह रहे थे, राष्ट्रकूट। उन्होंने अपने आप को चालुक्य राजाओं से अलग कर दिया है और बीच में युद्ध भी हुआ है। युद्ध के अंतर्गत राजा हार गए और जो सामंत थे वो अपने आप को क्या करने लगे, राजा घोषित करने लग गए। ठीक है, अब जब सामंत राजा बन गए तो उनको लगता है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारा जो वंश है वो क्षत्रिय वंश नहीं है। तो उन्होंने एक अनुष्ठान कराया, एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और इस यज्ञ का नाम था हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का मतलब होता है कि एक तरह से सोने का अनुष्ठान, जिसके अंतर्गत ब्राह्मणों ने ये बहुत बड़ा अनुष्ठान किया था। और इस अनुष्ठान के तहत जो व्यक्ति ये अनुष्ठान करवाता है, ये यज्ञ करवाता है, तो उस व्यक्ति को क्षत्रिय मान लिया जाता है। क्योंकि जो ये यज्ञ करवाया था, ये जो अनुष्ठान हुआ था, ये ब्राह्मणों के माध्यम से हुआ था। और जब ब्राह्मणों ने इस अनुष्ठान को किया तो इस अनुष्ठान के अंतर्गत जो भी व्यक्ति ये यज्ञ करवाता है वो क्या बन जाता है, क्षत्रियत्व उसको मिल जाता है और खुद आप क्षत्रिय भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि जो सामंत थे कोई ज़रूरी नहीं क्षत्रिय वंश के थे, वो कोई भी वंश के थे, लेकिन जब वो किसी राजा को हरा देते थे तो फिर वो क्या करने लग जाते हैं, इस हवन के माध्यम से अपने आप को क्षत्रिय बना लेते हैं और क्षत्रिय बनाने के बाद में वहाँ पर राज करते हैं, अपनी शासन व्यवस्था चलाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्राह्मणों के उदाहरण हैं जिनको लगता था कि हम राजा बन सकते हैं, हमको राज्य व्यवस्था चलानी चाहिए, तो उन्होंने अपने आप को ब्राह्मणों से क्षत्रिय बना दिया। जैसे गुर्जर प्रत्यार वंश है राजस्थान के अंदर, मयूर वाला जो वंश है उनकी भी बात कर सकते हैं। कदम के अंदर जो मयूर वंश हैं उन्होंने भी ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए। और राजस्थान के अंदर भी बात करें तो जो गुर्जर प्रत्यार वंश हैं वो भी ब्राह्मण थे और फिर वो धीरे धीरे राजा बनने गए और राजा बनते ही उनकी शासन व्यवस्था चलती गई। तो इस प्रकार से भारत के अंतर्गत नए नए राजवंश बनते गए और राजवंश बनते ही नए नए राज्य बनेंगे। श्योर है, ठीक है। और बाकी अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।